नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं। सीधा सवाल, संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक क्यों बुलाया केंद्र सरकार ने, और फिर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो अटकलें लगाए जा रहे हैं उस विशेष सत्र को लेकर, वो उनमें कितना दम है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है सर, 4-5 दिनों का ये विशेष सत्र है, और फिर उसको लेकर जो तमाम तरह की अटकलें हैं वो आप समझ रहे हैं। जान क्या मायने हैं, क्या निकल कर सामने आने वाला है, और कितना बड़ा निकल कर सामने आने वाला है इस संसद सत्र से। देखिए, ये मोदी सरकार की कार्यशैली रही है कि जब इस तरीके से विशेष सत्र या अपने सांसदों को जब वो व्हिप जारी करती है कि फला तारीख को सबको पार्लियामेंट में मौजूद रहना है, तो दाहिना हाथ को भी नहीं पता होता है कि बायां हाथ क्या करने वाला है। तो ये तो बिल्कुल कल्पना वाली बात है कि क्या होगा। लेकिन एक बात जो दिख रहा है, जो पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार बिल ला सकती है या प्रस्ताव ला सकती है। आज इंडिया की बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है मुंबई में, और वहां से एक सुर निकला कि ये इंडिया गठबंधन से डरी हुई सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का थ्योरी सामने लाया है। और देखिए कि आज 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर एक कमेटी गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर उसके मेंबर होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अभी कमेटी बनी है, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, उसके बाद उस पर मामला आएगा। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के नेता हैं TS सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, वो कहे कि हम इसके समर्थन में हैं। तमिल मनीला कांग्रेस खुल के कही कि हम इसके समर्थन में हैं। झारखंड, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनको तो समर्थन में रहना ही है, वो तो बीजेपी के ही हैं। ये 2 ऐसे नेता जो दूसरे दल के हैं, एक कांग्रेस का और एक रीजनल पार्टी तमिलनाडु का, उन्होंने कहा, वो दोनों कह चुके कि हम इसके समर्थन में हैं। इसके पहले जो जानकारी है, संभवतः मैं बता रहा हूं आपको, 1983 में विधि आयोग और 1999 में चुनाव आयोग ने भी कहा कि एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो। 1952, 57, 62 और 67 है, 4 चुनाव ऐसे रहे इस देश में जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो कि इलेक्शन का खर्च कम आएगा, प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से होगा, 5 साल गवर्नमेंट को काम करने के लिए मिलेगा। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टी और सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है, नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए 2014 से इनकी इच्छा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम करें। तो एक चीज ये हो सकता है, लेकिन आज जो संसदीय कार्य मंत्री का बयान है कि अभी कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ इस पर होगा, इससे लगता है कि संभवतः ये मुद्दा नहीं हो आगामी लोकसभा के विशेष सत्र के लिए। एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड वो तुरुप का इक्का हो सकता है जो बीजेपी के लिए, या ये कहिए कि एनडीए अलायंस के लिए चुनाव में जिताऊ मुद्दा हो जाए, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही नेशनल लेवल पर वोटों का ध्रुवीकरण तेजी से होगा, और वो ध्रुवीकरण सेकुलर और नॉन सेकुलर में बांटेगा, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, और उसमें बीजेपी की बढ़त होती हुई दिख रही है। तो ये हो सकता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की हो, जो स्पेशल सेशन कॉल किया गया है उसको लेकर। और तीसरा एक प्रमुख मुद्दा जो समझ में आ रहा है कि ये भी एक असरदार मुद्दा हो सकता है, वो है संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। ये पिछले 30 साल से लगभग सभी नेशनल पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है कि हम महिलाओं को संसद में रिजर्वेशन देंगे। हो सकता है कि सरकार संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की घोषणा कर दे। इससे ये सरकार के लिए सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसलिए है कि अगर जो एनडीए गवर्नमेंट 33% विमेन रिजर्वेशन की बिल लेकर आती है
तो नीतीश कुमार जो महिला सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने अपने प्रदेश में निकाय चुनाव से लेकर राज्य की नौकरियों में महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण दिया है, नीतीश कुमार मजबूर होंगे सरकार के फेवर में वोट करने के लिए। कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी, ये संभव होता नहीं दिखता है। शरद पवार जैसे दिग्गज नेता, मायावती जैसी नेत्री इस बिल के समर्थन में आएगी, या ये कहिए कि ये वो बिल होगा जिस पर विपक्ष के लिए विरोध करना मुश्किल होगा। तो ये एक बीजेपी या मोदी गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जिसके लिए वो जो 5 दिनों का विशेष सत्र है वो बुलाया गया है। अब यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि अगर जो महिला रिजर्वेशन दे दिया जाए 33%, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि लोकसभा की सीट तो बढ़ाई नहीं गई है। तो फिर 543 या 540 की संख्या रखा जाए तो 180 सीट बनता है। ये 180 सीट डिसाइड कैसे हो? एक तरीका ये कहा जा रहा है, जैसे जो 1952 और 57 के चुनाव में जिस समय उस समय हुआ करता था कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में 2 सांसद चुने जाते थे। ऐसे 90 कंस्टिट्यूएंसी थे जिसमें सामान्य और एसटी के लिए अलग और सामान्य के लिए अलग, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और सामान्य के लिए अलग। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 543 को वर्टिकली डिवाइड कर दिया जाए और हर राज्य का तीसरा ये 33% जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाए। अब इस पर गवर्नमेंट ने कौन सा फॉर्मूला एडॉप्ट किया है और कौन फॉर्मूले को वो लागू करेगी, ये एक रहस्य का विषय है। इस पर अभी तक पर्दा नहीं उठा है, हालांकि पर्दा इस विषय पर भी नहीं उठा है कि वास्तव में यही मुद्दा होगा या क्या होगा, लेकिन जो हम लोग समझ पा रहे हैं उसके मुताबिक यही 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जिसके लिए ये विशेष सत्र को कॉल किया गया है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि अगर देश में समय से पहले लोकसभा के चुनाव हुए जिसके आसार नजर आ रहे हैं, अब जब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है तो इस संभावना को बिल्कुल खारिज करना तो ठीक नहीं होगा। तो अगर चुनाव पहले हुए तो तैयारियों के लिहाज से जो दूसरा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, जाहिर तौर पर सशक्त दिखता नहीं, अभी बैठ के चल रही हैं, बहुत चीज़ों पर क्लियरिटी बाकी है, कितना नुकसान हो सकता है या फिर कैसे इस चुनौती से वो निपटेगी, क्योंकि चुनौती तो बड़ी उसके लिए होगी, तैयारी व्यापक नहीं है, मुकम्मल नहीं है। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 365 दिन और 24 घंटा चुनाव के लिए तैयार रहती है। सत्ता में होने का भी इसको फायदा मिलेगा, एक माइलेज होता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नवंबर-दिसंबर के लिए देश में जितने हेलीकॉप्टर हैं सबको बुक कर रखी है। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकता है। तो एक संभावना दिखती है और उस संभावना को बल मिलता है ये जो स्पेशल सेशन कॉल किया गया है उसको लेकर कि समय से पहले चुनाव हो जाए। इसलिए भी ये संभावना दिखती है कि अभी जो अपोजिशन का जो अलायंस बना है वो अलायंस सीट वाइज इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो तुरंत कैंडिडेट अनाउंस करने से लेकर इलेक्शन के लिए जाने की स्थिति में हो। आज मुंबई अधिवेशन के दूसरे दिन प्रगति के नाम पर इतना ही है कि लोगो डिसाइड नहीं हुआ, नेता डिसाइड नहीं हुआ। 13 सदस्यों की या 14 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और उस 14 सदस्य में कोई भी लीडर अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा नहीं है। अपनी पार्टी का मतलब कि जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल हैं, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह हैं। ये ऐसे नेता हैं या ये उस लाइन की लीडरशिप है जो डिसीजन नहीं लेगी, बैठेगी मीटिंग में, पार्टिसिपेट करेगी और डिसीजन के लिए आला कमान से राय लेनी होगी। तो संभव है कि अभी तक कुल इतना ही तय हुआ हो कि भाई इसका सचिवालय कहाँ हो, इसके लिए कौन कौन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाए। तो दूसरा जो खेमा है वो चुनावी तैयारी के लिहाज से एनडीए के मुकाबले तत्काल फिलहाल कमजोर दिखता है। ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केंद्र सरकार प्री इलेक्शन करा के और इनकी तैयारी, कमजोर तैयारी का फायदा उठा ले। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। लेट्स डिस्कस के डिस्कस सेशन में इतना ही, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।